पढ़ रहे थे हमारा 5th चैप्टर, जिसका कि नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, जिसके लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सरकार किस प्रकार से प्राप्तियां प्राप्त करती है। प्राप्तियों को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, एक तो होती है राजस्व प्राप्तियां और एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सरकार करों से प्राप्त राशि होती है और गैर करों से प्राप्त राशि होती है। इसके बाद हमने पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में पढ़ा था। तो पूंजीगत प्राप्तियों में जिसमें ऋण से प्राप्त राशि होती है या फिर सरकार अपनी संपत्तियों को बेचकर भी क्या करती है, प्राप्तियां करती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं व्ययों के बारे में। जिस प्रकार से राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, उसी प्रकार से राजस्व व्यय होते हैं और पूंजीगत व्यय होते हैं, जिसे कि हम इस डायग्राम की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। ये डायग्राम जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो यहाँ पर जो बजट है, एक तो राजस्व बजट होता है, एक पूंजीगत बजट होता है। राजस्व बजट जिसमें राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय होता है। पूंजीगत बजट जिसमें पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय होता है। जो राजस्व व्यय होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आयोजना व्यय, एक होता है आयोजना भिन्न व्यय। आयोजना व्यय जैसा कि मैंने बताया था कि जो पंचवर्षीय योजना केंद्रीय सहायता के दौरान जो डिसाइडेड होता है, उसके दौरान जो व्यय होता है वो होता है आयोजना व्यय। और आयोजना भिन्न व्यय जिसमें कोई योजना नहीं होती और सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो होता है आयोजना भिन्न व्यय। जैसे राजस्व व्यय है वो 2 प्रकार का होता है, वैसे ही पूंजीगत व्यय है वो भी 2 प्रकार का होता है, वही आयोजना व्यय और आयोजना भिन्न व्यय। ठीक है, अब हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्व व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय क्या होता है बच्चों? राजस्व व्यय वो होता है जो कि सरकार के द्वारा लोगों पर किया जाता है और उससे किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं राजस्व व्यय। यहाँ पर यह है कि राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए जो किया गया व्यय है वो होता है राजस्व व्यय। मतलब सरकार की कोई परिसंपत्ति नहीं बन रही, सरकार की कोई आधारभूत संरचना नहीं बन रही है, सरकार ऐसी चीजों पर व्यय कर रहा है जो लोगों के कल्याण के लिए है, तो वो होता है राजस्व व्यय। ठीक है, इसके बाद है कि राजस्व व्यय है उसका संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं, सरकार द्वारा दिए गए उपकर, ऋण, ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों द्वारा और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदानों, यद्यपि कुछ अनुदानों से परिसंपत्तियों का सृजन भी हो सकता है, आदि पर किए गए व्यय से होता है। तो आप यहाँ देख लीजिए राजस्व व्यय में क्या क्या आता है। राजस्व व्यय में आता है सरकारी जो विभाग है उसके जो सामान्य कार्य होते हैं, यदि कोई सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको दी जाने वाली सैलरी, यदि सरकार के पास जो कार्य हो रहा है उसमें जो भी चीज़ें लगती हैं जिससे कि कोई परिसंपत्ति नहीं बनती है, वो सारे कार्यों पर जो सरकार खर्च करती है, जो सारी सेवाएं हैं जिस पर सरकार खर्च कर रही है। इसके अलावा सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, ब्याज अदायगी दी जाती है, उससे भी सरकार का कोई क्या नहीं होता, परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। सरकार के द्वारा राज्य सरकारों और अन्य दलों को क्या दिया जाता है, अनुदान। सरकार के द्वारा लोगों को या राज्य सरकारों को क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। हालांकि कुछ अनुदान ऐसे होते हैं जिनसे परिसंपत्तियों का सृजन भी होता है, लेकिन जिन अनुदानों से परिसंपत्तियों का सृजन नहीं हो पा रहा है उन्हें हम राजस्व व्यय में शामिल करते हैं। तो ये जो सारे व्यय होते हैं जिनसे कि परिसंपत्तियां नहीं बनती हैं, जिसमें ऋण आता है, ऋणों का ब्याज आता है, ब्याज अदायगी आती है, इसके अलावा जो सरकार के द्वारा विविध सेवाओं पर खर्च किया जाता है, सरकार के द्वारा अनुदान दिए जाते हैं, ये सब राशि किसमें शामिल होती है, राजस्व व्यय में शामिल होती है। ठीक है बच्चों, बजटीय दस्तावेज में कुल राजस्व व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय मदों में बांटा गया है। हमने बताया था ना कि राजस्व व्यय 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है योजना के अंतर्गत होने वाला व्यय और एक होता है गैर योजनागत व्यय। ठीक है, योजनागत राजस्वगत व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं जैसे पंचवर्षीय योजनाओं और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की योजना के लिए केंद्रीय सहायता से है। योजनागत व्यय का मतलब क्या होता है, जो भी केंद्रीय योजनाएं होती है, पंचवर्षीय योजनाएं होती है, राज्यों संघ शासित प्रदेशों की योजना के लिए जो भी केंद्रीय सहायता दी जाती है वो सारा होता है राजस्वगत। इनसे कोई परिसंपत्तियां नहीं बन रही हैं और योजनागत ही क्या होता है, व्यय होता है, पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाता है। जबकि जो गैर योजनागत व्यय होता है वो राजस्व व्यय का अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण घटक है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गैर योजनागत है, इसके अंदर कोई योजना लागू नहीं होती है, जिसमें क्या होता है, सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर जो व्यापक रूप से व्यय किया जाता है, सरकार के द्वारा जो भी सामान्य व्यय किया जाता है, आर्थिक व्यय किया जाता है या सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है, वो सारा व्यय गैर योजनागत व्यय होता है। और गैर योजनागत व्यय में क्या क्या आता है, ब्याज अदायगी, जो क्या दिया जाता है, जो सरकार के द्वारा जो ऋण लिया गया है उसका जो ब्याज दिया जाता है वो गैर योजनागत में आता है।
प्रतिरक्षा जो सेवाएं हैं, सरकार के द्वारा जो सुरक्षा सेवाएं दी जाती हैं, प्रतिरक्षा सेवाएं दी जाती है, उस पर किया जाने वाला व्यय किस पे आता है? गैर योजनागत में आता है। उपदान, सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वो किस में आता है? गैर योजनागत में। वेतन जो दिया जाता है वो गैर योजनागत में आता है। और पेंशन, ये सब किस में आता है? गैर योजनागत में। तो आपको याद रहना चाहिए कि गैर योजनागत जो कि योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होते, उसमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है। जो सबसे पहला है बाजार ऋणों, बाह्य ऋणों और विविध आरक्षित निधियों पर जो ब्याज अदायगी है। जो पहला हमने देखा था, क्या देखा था? सबसे पहला हमने ब्याज अदायगी। तो ब्याज अदायगी जो कि ऋण लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो बाजार से ऋण लिए जाए, चाहे वो बाहर विदेशी क्षेत्रों से ऋण लिया जाए, ये जो निधियों पर जो ब्याज ऋण लिया है उस पर जो ब्याज अदायगी जो की जाती है, सरकार के द्वारा जो ब्याज दिया जाता है, वो सबसे बड़ा घटक होता है किसका? गैर योजनागत राजस्व व्यय का। समझ में आ रहा है? जो गैर योजनागत जो व्यय होता है उसमें जो सबसे बड़ा जो व्यय होता है वो सरकार का होता है ब्याज अदायगी, जो कि सरकार जो विभिन्न प्रकार के ऋण लेती है उस पर जो ब्याज देती है वो सरकार का सबसे बड़ा व्यय होता है गैर योजनागत। ठीक है। जो प्रतिरक्षा व्यय है वो दूसरा घटक है गैर योजनागत व्यय का। जो सरकार सुरक्षा पे खर्च करती है वो सब क्या होता है? प्रतिरक्षा व्यय होता है। वो किस में आता है? गैर योजनागत व्यय का दूसरा घटक होता है। जो उपदान है वो एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण है जिसका उद्देश्य क्या है? कल्याण में वृद्धि करना। जो उपदान, जो अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है वो भी गैर योजनागत व्यय है। और ये जो व्यय किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? लोगों के कल्याण में वृद्धि के लिए किया जाता है। सरकार विभिन्न फर्मों को, लोगों को क्या देती है? अनुदान प्रदान करती है ताकि लोगों का क्या हो? कल्याण के प्रतिशत में वृद्धि हो। समझ में आया? तो ये तीसरा गैर योजनागत राजस्व व्यय है। सार्वजनिक वस्तुओं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का अल्प मूल्यन के माध्यम से अव्यक्त उपदान प्रदान करने के अतिरिक्त सरकार निर्यात पर, ऋण पर ब्याज, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों जैसे मदों पर व्यक्त रूप से भी क्या करती है? उपदान प्रदान करती है। जो अनुदान की हम बात कर रहे हैं तो अनुदान एक तो होता है अव्यक्त रूप से और एक होता है व्यक्त रूप से। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि जैसे सार्वजनिक वस्तुएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इनका जो अल्प मूल्यन हो, मतलब लोगों को कम मूल्य में ये सारी सुविधा मिल पाए, तो इस प्रकार का अव्यक्त, मतलब अव्यक्त जो अनुदान है वो तो सरकार करती ही करती है। इसके अलावा सरकार निर्यात पर, ऋण पर ब्याज, खाद्य पदार्थ और उर्वरक जैसी मदों पर कैसा व्यक्त रूप से क्या करती है? अनुदान करती है। अव्यक्त मतलब लोग उसके लिए डायरेक्टली क्या करते हैं? जाते हैं और कम जो पैसा है वो दे पाते हैं, तो इससे लोगों को लगता है कि वो उनको सुविधा कम पैसों में ही उपलब्ध होती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि सरकार उनको क्या करती है? पहले से ही अनुदान दे देती है। तो ये होता है अव्यक्त अनुदान। जबकि जो व्यक्त अनुदान जो कि सरकार के द्वारा बाद में दिया जाता है, तो ये जो सारी चीज़ें खाद्य पदार्थ हो, ब्याज है, इस पर भी सरकार के द्वारा व्यक्त रूप से अनुदान दिया जाता है। तो ये अनुदान जो होता है वो होता है सरकार का राजस्व व्यय। और राजस्व व्यय में भी कैसा होता है? गैर योजनागत राजस्व व्यय। आ रहे ना बच्चों समझ में? तो इस प्रकार से सरकार राजस्व व्यय जो कि एक योजनागत होता है और गैर योजनागत व्यय होता है, उस तरीके से करती है। इसके बाद आता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में हमने देख लिया योजना के अंतर्गत और गैर योजना के अंतर्गत। अब हम देखते हैं पूंजीगत व्यय। यह भी दो प्रकार से होता है, योजनागत और गैर योजनागत। इसमें और राजस्व व्यय में ये डिफरेंस है कि इससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। ठीक है। पूंजीगत व्यय से ये वे सरकार के व्यय हैं जिससे परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन और यह वित्तीय दायित्वों में कमी होती है। या तो सृजन होगा परिसंपत्तियों का, या सरकार के जो दायित्व हैं वो क्या होते चले जाएंगे? कम होते चले जाएंगे। ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं? पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों, अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्ययों को शामिल किया जाता है। अब सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? यदि किसी क्षेत्र को ऋण दिया जाता है, विदेशी क्षेत्र को ऋण दिया जाता है, लोगों को ऋण दिया जाता है, फर्मों को ऋण दिया जाता है, तो ऐसे ऋणों से सरकार को क्या होगा? ब्याज ही हासिल होगा। तो ये जो व्यय है वो परिसंपत्ति का निर्माण कर रहे हैं। या फिर सरकार के द्वारा क्या होता है? भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण करवाया जा रहा है, मशीनरी खरीदी जा रही है, उपकरण खरीदे जा रहे हैं, इन सभी सेवाओं में निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को, संघ शासित प्रदेशों को, सार्वजनिक उपक्रमों को, अन्य पक्षों को जो ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, अग्रिम संबंधी जो व्यय किए जा रहे हैं, ये सारे व्यय किसमें शामिल होते हैं? जो सरकार के
पूंजीगत व्यय में शामिल होते हैं, जो कि परिसंपत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। पूंजीगत व्यय को भी क्या होता है, बजट दस्तावेज में योजना और गैर योजनागत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है योजनागत व्यय और एक होता है गैर योजनागत व्यय। वित्त व्यय के अंतर्गत योजना एवं गैर योजनागत व्यय में अंतर स्थापित किया गया है कि एक तो योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय जैसे राजस्व में थे वैसे ही पूंजीगत है, इन दोनों में भी क्या होता है, अंतर होता है। इस वर्गीकरण के अनुसार जो योजनागत पूंजीगत व्यय है उसका संबंध राजस्व व्यय के समान केंद्रीय योजना राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से होता है। जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य सरकारों की योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनके तहत जो व्यय किया जाता है पूंजीगत रूप से, जिनसे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, वो सारे आते हैं योजनागत पूंजीगत व्यय। ठीक है। इसके बाद आता है गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार के द्वारा जो प्रदत्त विविध सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर जो व्यय शामिल होता है वो सब आता है गैर योजनागत। गैर योजना में सरकार खुद सामाजिक सेवाओं पर और या फिर कह सकते हैं हम सामान्य सेवाओं पर, आर्थिक सेवाओं पर जो खर्च कर रही है जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण हो या सरकार की वित्तीय देयता जो क्या हो, कम हो, तो वो सारे योजना के अंतर्गत ना होके गैर योजनागत आते हैं, तो वो सारे गैर योजनागत पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। आ रहा है ना बच्चों समझ में। बजट प्राप्तियां और व्ययों का एक विवरण मात्र नहीं है। स्वतंत्र प्राप्ति के समय से ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के कारण बजट एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति का विवरण भी बन गया है। हम बजट को केवल ये नहीं ले सकते कि बजट में केवल आय का और व्यय का ब्यौरा होता है, बल्कि एक राष्ट्रीय नीति, देश का एक आईना होता है, जिससे ये पता चलता है कि देश कितना विकास कर रहा है, देश में कितनी आय हो रही है, देश में कितना व्यय हो रहा है। तो ये एक राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है। बजट के संबंध में तर्क दिया जाता है कि यह देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप का प्रतिबिंब है। इससे देश के आर्थिक जीवन का स्वरूप निर्धारित होता है। जैसे हमारे जो बजट होता है, हमें पता चलता है कि हमारी कितनी आय है, हम कितना व्यय कर रहे हैं, इससे हमारा जीवन स्तर समझ में आता है। उसी प्रकार जो सरकार का बजट होता है उससे देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब दिखाई देता है कि अर्थव्यवस्था किस स्टैंडर्ड पे है, और लोगों हम क्या कर सकते हैं, उस बजट के आधार पर हम और देशों से तुलना भी कर सकते हैं। तो जो देश है उसके आर्थिक जीवन का जो स्वरूप है वो बजट के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो बजट में न केवल आय और व्यय होती है, बल्कि बजट देश का क्या होता है, अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब भी होता है। आ रहा है ना बच्चों समझ में बजट की महत्वता। जो वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम है 2003, उसके द्वारा बजट के साथ 3 नीतिगत विवरणों का होना अनिवार्य है। ये हम इस नियम के बारे में, अधिनियम जो आया था वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो कि 2003 में आया था, इसके बारे में हम जो लेसन है उसमें बाद में पढ़ेंगे। उसके द्वारा जो बजट में 3 जो नीतिगत विवरण है उनका होना अनिवार्य है। मध्य अवधि वित्तीय नीति विवरण में विशिष्ट वित्तीय सूचकों के लिए 3 वर्षीय चल लक्ष्य रखता है। मतलब ये जो 3 नीतिगत उपकरण है और इसके अलावा जो वित्तीय नीति विवरण है उसमें जो भी वित्तीय सूचक हैं, मतलब जो भी वित्त को दर्शाने वाले हैं, उसमें जो 3 लक्ष्य हैं उनका प्राप्त होना अति आवश्यक है, जो कि इस बात का परीक्षण करते हैं कि क्या धारणीय आधार पर राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से राजस्व व्यय किया जा सकता है। मतलब ये हमें देखना है कि हमने जो राजस्व प्राप्तियां की हैं उसके आधार पर क्या हमारा उतना व्यय हो पा रहा है, क्या हम जो प्राप्ति कर रहे हैं, जैसे हम लोगों से क्या कर रहे हैं, उनसे वसूल रहे हैं पैसा, लोगों से आय ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, तो उतना ही हम लोगों पर क्या व्यय कर पा रहे हैं, एक ये होता है। और बाजार ऋण ग्रहण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग कितनी उत्पादकता के रूप में किया जा रहा है, और सरकार के द्वारा जो ऋण लिए जा रहे हैं जो कि क्या हो, लोगों पर व्यय किए जा रहे हैं, तो उससे क्या हम उत्पादक रूप से ऋण कर रहे हैं, या फिर वो जो ऋण हम लिए जा रहे हैं वो गैर उत्पादकता कार्य में जा रहे हैं। अर्थात सरकार जो भी आय प्राप्त कर रही है या फिर सरकार के द्वारा जो व्यय किया जा रहा है वो सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस पर पूरी निगरानी रखना बजट प्रबंधन अधिनियम में किया गया था। आ रहा है बच्चों समझ में। राजकोषीय नीति संबंधी विवरण वर्तमान नीतियों का परीक्षण और महत्वपूर्ण वित्तीय उपायों में किसी प्रकार के विचलन के औचित्य का निर्धारण करते हुए वित्तीय क्षेत्र में सरकार के प्राथमिकताओं को तय करता है। जो राजकोषीय नीति है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि करों और सरकारी व्यय उनको डिसाइड किया जाता है कि करों में कमी की जाए या सरकारी व्यय में वृद्धि की जाए, तो इसमें वर्तमान नीतियों का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है कि जो नीतियां हैं वो महत्वपूर्ण है या नहीं है, या लोगों के कल्याण के लिए है या नहीं है। उसमें किसी प्रकार के विचलन के औचित्य का निर्धारण करते हुए कि यदि उसमें किसी प्रकार का चेंज है तो उसका क्या होगा, निर्धारण करना होगा। वित्तीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं को तय करता है। ये बताता है कि सरकार की क्या प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र में, सरकार क्या चाहती है, सरकार लोगों का कल्याण
कल्याण चाहती है तो वो किस तरीके से कर रही है। यदि सरकार ने कर की दर में बढ़ोतरी की है, व्यय में कमी की है, तो वो किस लिए की है, तो सरकार की जो प्राथमिकता है उसको ये तय करता है। सरकारी राजकोषीय नीति जो उपकरण है, जो कि किसका उपकरण है, सरकार का उपकरण है। सरकार भी अपने इस उपकरण के दौरान देश में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी कर सकती है। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद है जो समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, केंद्र सरकार के वित्तीय संतुलन और बाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जा सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र, चूंकि हम ये बुक है उसमें पढ़ रहे हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके विवरण में हम सकल घरेलू उत्पाद, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वृद्धि दर, उसमें अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में सकल घरेलू उत्पाद में क्या वृद्धि दर है, केंद्र सरकार का क्या वित्तीय संतुलन है, सरकार का क्या बाह्य संतुलन है, इसके संबंध में अर्थशास्त्र के भविष्य का आकलन किया जा सकता है। हम ये बता सकते हैं कि हमने हमारे देश में क्या सकल घरेलू उत्पाद रखा है, क्या हमारा वित्तीय संतुलन, जो कि हम बजट के माध्यम से देख सकते हैं, क्या हमारा बाह्य संतुलन, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे कि बाह्य संतुलन क्या है। तो इसके आधार पर हम ये आकलन कर सकते हैं कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा। आ रहा है बच्चों समझ में। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि बजट ना केवल हमें अब की बताता है, बल्कि हमें भविष्य में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब हम ये देख लेते हैं कि बाह्य संतुलन क्या होता है। वित्तीय संतुलन तो आप समझ गए कि जिसमें हम क्या करते हैं कि देश में आय और व्यय को देखते हैं कि कितनी आय है और कितना व्यय है। अब बाह्य संतुलन क्या होता है, जिसमें हम लिंग आधारित देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में हमेशा से क्या है, पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुषों को आगे बढ़ाया गया है, महिलाएं हमेशा से पीछे रही हैं। लेकिन जब से जेंडर बजटिंग आया है उसके तहत क्या हुआ है कि लिंग आधारित बजट दिया गया है। उसमें जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के, स्त्री के आगे बढ़ने के प्रयास किए हैं, अर्थात बजट में उनके लिए अत्यधिक क्या दी जाती है, मदें दी जाती हैं, उन पर अत्यधिक व्यय किया जाता है ताकि स्त्री वो भी क्या हो सके, आगे बढ़ सके। इसे हम जेंडर बजटिंग कहते हैं और यहाँ पर इसे बाह्य संतुलन कहा गया है। यहाँ पर यह है कि वर्ष 2005-6 में, कब किया था ये, 2005-6 के भारतीय बजट में बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक विवरण प्रस्तुत किया गया था। मतलब लिंग संवेदनशीलता मतलब स्त्रियों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है उसको बदलना, महिला सशक्तिकरण करना। तो उसके लिए एक अलग से क्या दिया गया था, विवरण दिया गया था वर्ष 2005-6 में। लिंगगत बजट सरकार की लिंग संबंधी वचनबद्धताओं को बजटीय वचनबद्धता में रूपांतरित करने का एक और सार्थक प्रयास है। हम हमेशा बात करते हैं कि महिलाएं आगे बढ़नी चाहिए, महिलाओं को अवसर दिए जाने चाहिए, महिलाओं को ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने बजट में ही लिंग संबंधी जो वचनबद्धता है उसे दिखाई और उसे उसने बजटीय वचनबद्धता में बदल दिया। जो हम बातें करते हैं, जो सरकार के द्वारा कहा जाता है, उसे बजट में चेंज कर दिया था। बजट में लिंग संबंधी जो है वचनबद्धता उसे दिखाई गई, उसमें महिलाओं को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई। ठीक है, जिसमें स्त्री सशक्तिकरण के लिए विशेष पहल और स्त्रियों के लिए विभाजित संस्थानों के उपयोग का परीक्षण और सार्वजनिक व्यय के प्रभाव तथा महिलाओं के लिए सरकार की नीतियां शामिल है। महिलाओं के लिए सरकार की क्या नीतियां हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, स्त्री कैसे आगे आ पाए, उसके लिए सारे प्रयास इस बजट में किए गए 2005-6 में। और वर्ष 2006-7 के बजट में पूर्व बजट विवरण को विस्तार प्रदान किया गया। 5-6 में अनाउंस हुआ और 2006-7 में जो लिंगगत बजट के बारे में बात की थी उसका आगे से विस्तार किया। जैसा कि हमने बताया कि एक बजट में बताया जाता है तो दूसरे बजट में उसको और भी अधिक विस्तार किया जाता है। तो वही यहाँ पर हुआ है 2006-7 में, इस बजट में और भी आगे विस्तार किया गया। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने पढ़ा जो व्यय है उनका वर्गीकरण, जिसमें हमने जाना कि राजस्व व्यय जो कि योजनागत और गैर योजनागत कौन से होते हैं, और पूंजीगत व्यय जो कि योजनागत और गैर योजनागत व्यय कैसे होते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो हमारा बजट है वो संतुलित बजट कैसे होता है, घाटे का बजट कैसे होता है और अधिशेष का बजट क्या होता है। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।